Assalamualaikum guys, how are you all? I hope all of you are doing well at your homes. So in this video we are going to talk about the concepts of postmodernism. In the previous videos we have discussed about the definition of postmodernism, the difference between modernism and postmodernism, and also basic writer of postmodernism, that is Lyotard. तो आज की इस वीडियो में हम कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट अदर बेसिक राइटर्स को डिस्कस करेंगे और उनके साथ साथ हम राइटर के साथ साथ ही उसकी कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते जा रहे हैं, ठीक है, ताकि हमारे राइटर भी कवर होते जाएं और उनके कॉन्सेप्ट्स का भी हमें साथ साथ पता चलता जाए, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम जूलिया क्रिस्टीवा के कुछ कॉन्सेप्ट्स को और बॉड्रियार्ड को के कुछ कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं। जूलिया क्रिस्टीवा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिक है पोस्ट मॉडर्निज्म की, ठीक है। इसने एक टर्म दी थी अंडर द नेम ऑफ इंटरटेक्चुअलिटी, जिसके अंदर वो हमें टेक्स्ट की इंटरप्रिटेशन या उसके टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट की बात करती है, ठीक है। तो जो जूलिया क्रिस्टीवा थी वो एक फ़िलोसोफ़र थी, लिटरेरी क्रिटिक थी, सिमोटिशियन थी, ठीक है, साइको एनालिस्ट थी, ठीक है, फेमिनिस्ट थी और एक नोवेलिस्ट थी, ठीक है। इसने पोस्ट मॉडर्निज़म के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है वो है इंटरटेक्चुअलिटी। इंटरटेक्चुअलिटी सबसे पहले हम किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसके मीनिंग को देखते हैं, ठीक है, उसके ओरिजिन को देखते हैं। इंटरटेक्चुअलिटी, इंटर का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के अंदर इंटर हो जाना, और टेक्सुअलिटी का मतलब टेक्स्ट के अंदर इंटर हो जाना। इट्स मीन कि किसी भी एक टेक्स्ट, जब भी आप कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं या पोस्ट मॉडर्निस्ट के अकॉर्डिंग किसी एक टेक्स्ट के अंदर किसी दूसरे टेक्स्ट का रेफरेंस ऐड हो जाना इन द फॉर्म ऑफ पैरोडी, एल्यूजन, कैल्क, वो कहलाता है हमारे पास इंटरटेक्चुअलिटी, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको। अब हम कुछ इसके बेसिक पॉइंट्स को देख लेते हैं कि जूलिया क्रिस्टीवा इसको किस तरीके से डिफ़ाइन करती है। 1966 के अंदर जूलिया क्रिस्टीवा ने इस टर्म को दिया था, इन ऑर्डर टू डिफाइन द फिनोमिना ऑफ अ कंटिन्यूअल चेंज एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग बिटवीन टेक्स्ट। क्या किसको डिफ़ाइन करने के लिए, कंटिन्यूअल चेंज, कैसे एक टेक्स्ट के अंदर चेंज आता है, और इसका रिलेशन दिखाने के लिए, एक टेक्स्ट का दूसरे टेक्स्ट के साथ रिलेशन दिखाने के लिए उसने इस टर्म को कॉइन किया था, ठीक है। ये क्या है, इंटरटेक्चुअली एक ऐसा वे है जिसके अंदर एक मीडिया टेक्स्ट इज़ रेफर टू एन अदर, यानी एक मीडिया टेक्स्ट को या किसी भी एक टेक्स्ट को रेफरेंस के तौर पे ऐड किया जाता है इन एन अदर टेक्स्ट। इंटरटेक्चुअलिटी क्या करती है, शेपिंग अ टेक्स्ट, शेपिंग ऑफ अ टेक्स्ट मीनिंग बाय एन अदर टेक्स्ट मीनिंग, यानी किसी भी एक टेक्स्ट के मीनिंग को शेप करने के लिए किसी दूसरे टेक्स्ट का मीनिंग इसके अंदर ऐड करती है बाय यूजिंग स्ट्रेटजीज सच एज कोटेशंस को ऐड करते हुए, एल्यूजन का ऐड करते हैं, कैल्क का ऐड करते हैं। कैल्क क्या होता है, कैल्क के अंदर ना इमिटेशन होती है भी किसी भी टेक्स्ट की, उस इस तरह इमिटेशन कि उसके जो वर्ड्स होते हैं या उसकी फ्रेजेस होते हैं उसको ट्रांसलेट किया जाता है, ठीक है, प्लेजरिज्म के तौर पे या ट्रांसलेशन के तौर पे। पेस्टीज भी एक तरह की इमिटेशन होती है, ठीक है। पैरोडी या इस तरह के जो सिमिलर, हम कह सकते हैं कि ये जो सारी टेक्निक है ना, इन सारी टेक्निक का यूज़ करते हुए, यानी पैरोडी को, इमिटेशन का यूज़ करते हुए किसी भी एक टेक्स्ट के अंदर किसी दूसरे टेक्स्ट का रेफरेंस ऐड कर देना हमारे पास इंटरटेक्चुअलिटी कहलाता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट है वो है इंटरटेक्चुअलिटी के अंदर बेसिकली ये दो तरह के टेक्सचुअलिटी, यानी दो तरह के आप टेक्स्ट दो फॉर्म के अंदर ऐड कर सकते हो। पहला ये होता है रेफरेंशियल इंटरटेक्चुअलिटी, जिसके अंदर कोई भी राइटर यूज़ करता है फ्रेगमेंट्स इन अ टेक्स्ट, यानी फ्रेगमेंट्स होते हैं डिफरेंट पार्ट्स या पीसीस के अंदर होना, यानी कोई पार्ट किसी टेक्स्ट का किसी दूसरे टेक्स्ट के अंदर ऐड कर देना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वेस्ट लैंड पढ़े टी.एस. इलियट की, तो उसके अंदर बहुत सारे एल्यूजन्स यूज़ किए गए हैं, ठीक है। उसके अंदर एल्यूजन ऑफ द ग्रीक मिथ यूज़ किया गया है, बहुत सारे अदर राइटर्स के ना एल्यूजन यूज़ किए गए हैं। तो ये क्या है, इवन कि उसका जो फर्स्ट पार्ट होता है वो स्टार्ट ही हमारा कैंटरबरी टेल के रेफरेंस से किया गया है, ठीक है। वो इस तरह का जो टेक्स्ट होता है वो होता है रेफरेंशियल इंटरटेक्चुअलिटी। दूसरा होता है टिपोलॉजिकल इंटरटेक्चुअलिटी, ऐसी टेक्सचुअलिटी या ऐसा टेक्स्ट जिसके अंदर हम किसी दूसरे टेक्स्ट का पैटर्न ऐड करते हैं, उनका स्ट्रक्चर ऐड करते हैं अपने टेक्स्ट के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड टिपोलॉजिकल इंटरटेक्चुअलिटी, ओके। तो यहाँ मैंने मज़ीद इसको डिफ़ाइन करने के लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, एक और डेफिनेशन ऐड की है। पोस्ट मॉडर्न क्रिटिक्स एम्फेसाइज द वे इन विच टेक्स्ट आर इंटरकनेक्टेड, ठीक है। ऐसे वे को एम्फेसाइज करते हैं जिसमें अंदर दो टेक्स्ट आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, एंड हाउ मीनिंग इज़ कंस्ट्रक्टेड थ्रू द इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट टेक्सेस। एवरी टेक्स्ट इज़ इन
कन्वर्सेशन विद एन अदर टेक्स्ट दैट हैज़ कम बिफोर। ठीक है, वो कहता है कि हर टेक्स्ट कन्वर्सेशन के अंदर होता है, हर टेक्स्ट के अंदर कुछ एल्यूजन ऐड किए जाते हैं किसी ऐसे टेक्स्ट की जो इससे पहले लिखा जा चुका है। ठीक है, ये है हमारे पास इंटरटेक्सुअलिटी। तो आई होप सो कि अब आपको इंटरटेक्सुअलिटी की समझ आ गई होगी अच्छे से कि इंटरटेक्सुअलिटी क्या होता है, कि किसी एक टेक्स्ट के अंदर किसी दूसरे टेक्स्ट का को ऐड कर देना बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स दैट आर कॉल्ड इंटरटेक्सुअलिटी। और इसे किसने कॉइन आउट किया था, यानी इस काम को किसने दिया था, जूलिया क्रिस्टीवा ने। ये अक्सर एमसीक्यूज़ के अंदर पूछा जाता है, आपसे याद रखिएगा। ओके, तो अब हम बात करते हैं अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट राइटर की, दैट इज़ जीन बॉड्रिलार्ड। ठीक है, इसे जीन भी पढ़ा जाता है, जीन भी पढ़ा जाता है। तो आप जैसे इसे प्रोनाउंस करने जाए, बॉड्रिलार्ड के स्पेलिंग्स में यहाँ 1 L 2 डबल L आता है। ठीक है, यहाँ 3 टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं जीन बॉड्रिलार्ड के बारे में। ये एक फ्रेंच फ़िलोसोफर भी था, थेरिस्ट भी था, फोटोग्राफ़र भी था और एक क्रिटिक भी था। इसके बारे में एक मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि ये मीडिया यानी मीडिया स्टडीज़ और कल्चरल स्टडीज़ में इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ये एक फ़ोटोग्राफ़र भी था, जिसके थ्रू हमें ये देखने को मिलता है कि एज अ फ़ोटोग्राफ़र इसने कैसे मीडिया के अंदर अपना रोल प्ले किया। ठीक है, ये इसे कहते हैं प्रीस्ट ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म। ठीक है, ड्यू टू हिज कंट्रीब्यूशन इन मॉडर्निज्म। ये कहता है कि जो वेस्टर्न कंज्यूमर है उसने सोसाइटी की रियलिटी को किल कर दिया है। यानी अगर हम देखें तो ये अपनी वर्क्स के अंदर इस तरह हमें देखने को मिलता है कि जो मीडिया है ना, मीडिया ने ही हमारी वर्ल्ड को अपशेप किया हुआ है। जो मीडिया दिखाता है हम वही देखते हैं, हम उसी रियलिटी को फाइंड आउट करते हैं जो मीडिया हमें दिखा रहा है। हम उसके पीछे अगर हमें कोई रियल चीज़ यानी किसी भी फेक चीज़ के थ्रू यानी कोई हाइपर रियल करके हमें चीज़ दिखाई जा रही है, उसके पीछे अगर हम किसी चीज़ को देखें तो हमें वो नहीं अच्छी लगती या वो नहीं रियल लगती एज़ कंपेयर टू दैट थिंग दैट इज़ डिफाइंड बाय मीडिया। ठीक है, वो इसकी बात करता है। इसका एक वर्क था सिमुलेशन एंड सिमुलैक्रा एंड सिमुलेशन 1981 के अंदर। उसके अंदर बेसिकली इसने डिफरेंट टर्म्स दी थी, वो अब हम इसे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इसका एक और वर्क था, वो था द गल्फ वार डिडंट टेक प्लेस। ठीक है, 1991 के अंदर लिखा। और ये जो वर्क है ना, ये बेसिकली जब हम इसको पोस्ट मॉडर्निस्ट राइटर डिफ़ाइन करते हैं तो इसका रेफरेंस आप ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि यह गल्फ वार है ना, वो इसके बारे में कहता है कि ये हुई ही नहीं थी, क्योंकि हर चीज़ वो कहता है कि हर चीज़ मीडिया के थ्रू शेप की गई। ठीक है, मीडिया जो हमें दिखाता है वही हमारे पास है। और इवन कि वो ये भी है कि अब हमारे पास इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं कि इंसान वेपन्स की तो हमें ज़रूरत ही नहीं रही। जो पहले तलवार के साथ ये पिस्टल के साथ जो लड़ाइयाँ वगैरह होती थी, इसकी ज़रूरत ही नहीं रही। अब हमारे पास एटॉमिक बम्स आ गए हैं। ठीक है, जिसके थ्रू एक छोटा सा बम होता है और फिर बड़ा सा धमाका हो जाता है और इंसानी सारी लाइफ जो होती है डिस्ट्रॉय होकर रह जाती है, जैसे कि वर्ल्ड वार के अंदर हुआ था। ठीक है, बॉड्रिलार्ड क्या कहता है, अब बॉड्रिलार्ड ने क्या किया, उसने अपनी स्टडी को स्टार्ट किया अपने वर्क्स को ऑन कल्चर पे बाय स्टडी द सिम्योटिक्स ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड कंजम्पशन। ही नोटेड दैट रियलिटी वाज बीइंग इंक्रीजिंगली रिप्लेस्ड बाय साइंस सिस्टम एंड दैट रिप्लेस्ड द रियलिटी। वो कहते हैं कि अब हमारे पास क्या है, साइन और सिंबल का सिस्टम आ चुका है। और ये जो साइन और सिंबल का सिस्टम है ना, हम अपने कल्चर को भी एज अ साइन देखते हैं, एज अ सिंबल देखते हैं, और हमारी रियलिटी अब इसी के अंदर होकर रह गई है। यानी जो रियलिटी है वो ये सिंबल और साइन के थ्रू देखने को मिलती है। ओके, तो अब हम इसके बात करते हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स की। इसके 3 बेसिकली यहाँ मैंने कॉन्सेप्ट्स ऐड किए हैं। एक है सिम्युलैक्रा, एक दूसरा है सिमुलेशन और तीसरा है हाइपर रियलिटी। पहला है सिम्युलैक्रा। तो सिम्युलैक्रा अगर हम सिंपली टर्म के अंदर डिफाइन करें ना, तो सिम्युलैक्रा क्या होता है, वो कहता है किसी भी चीज़ की जो कॉपी होती है ना, कॉपी ऑफ द रियल थिंग दैट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड और नॉट इज़ कॉल्ड सिम्युलैक्रा। ठीक है, अब यहाँ कुछ डेफिनेशंस ऐड की हैं, अगर आप अपने क्वेश्चन में ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। हम सिर्फ बेसिक पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। वो कहते हैं कि जो सिमुलेशन है ये इमिटेशन है रियल वर्ल्ड प्रोसेस की। ठीक है, और किसी भी सिम्युलैक्रा यानी किसी भी चीज़ की कॉपी होने के लिए ये ज़रूरी है हमारे पास उसकी ओरिजिनल थिंग एग्जिस्ट करती हो। अगर हम किसी चीज़ को कॉपी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी चीज़ को देखा, कोई ड्राइंग को देखा और एज इट इज़ आके उसको कॉपी कर लिया, उसकी पिक ले ली, तो कॉपी की और कॉपी करने के बाद उसकी पिक ली, तो मेरे पास उसकी कॉपी है, मौजूद है। लेकिन अगर मेरे पास जो रियल थिंग थी, यानी अगर जिस चीज़ की मैंने पेंटिंग की कॉपी की थी वो पेंटिंग अब एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो वो कह रहा है अब हमारे पास कॉपी तो मौजूद है, वो कॉपी होगी सिम्युलैक्रा। ठीक है, वो चीज़ जो रियल है वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। ठीक है, लेकिन हमारे पास उसकी कॉपी मौजूद है। ठीक है, अब बॉड्रिलार्ड की यहाँ मैंने एक डेफिनेशन ऐड की है जो अपने वर्क सिम्युलैक्रा एंड सिमुलेशन के अंदर वो देता है। वो कहते हैं द सिम्युलैक्रम
ठीक है, सिमुलैक्रा को ही सिमुलैक्रम कहा गया है। इज़ नेवर दैट विच कंसील्स द ट्रूथ, ठीक है, इट इज़ द ट्रूथ विच कंसील्स दैट देयर इज़ नन, द सिमुलैक्रम इज़ ट्रूथ, ठीक है। वो कहता है अब जो हमारी वर्ड है ना वो सिमुलैक्रम वर्ड बन चुकी है, ठीक है। उसके बारे में हम नेक्स्ट बात करेंगे। वो ये कहता है कि जो भी हमारी वर्ड है ना उसके अंदर सिमुलैक्रा है, ठीक है। कॉपी हम चीज़ों को करते हैं, अपने आइडिया जनरेट नहीं करते, कॉपी किए जा रहे हैं। मीडिया चीज़ों को देखता है, उसे एग्जेजरेट करके बता देता है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ मैंने 3 ऑर्डर ऑफ यहाँ सिमुलैक्रा, ठीक है, 3 ऑर्डर ऑफ सिमुलैक्रा ऐड किए हैं। आप चाहें तो इन ऑर्डर को अपने वर्क्स के अंदर ऐड कर सकते हैं। पहला नेचुरलिस्टिक सिमुलैक्रा, दूसरा प्रोडक्शनिस्ट सिमुलैक्रा और तीसरा सिमुलेशन सिमुलैक्रा, ठीक है। अब इसको पढ़ सकते हो, ऐड कर सकते हैं। बेसिक जो हमारा कॉन्सेप्ट है या बेसिक पर्पस है वो कॉन्सेप्ट को समझना है और वो है सिमुलैक्रा। आई होप सो कि अब आपको सिमुलैक्रा समझ आ गया होगा। सिमुलैक्रा क्या होता है, किसी भी चीज़ की जब आप कॉपी करते हो ना, एक वर्ड के अंदर अगर मैं डिफाइन करूँ, द कॉपी ऑफ द रियल वर्ड दैट एग्जिस्ट, या रियल थिंग की कोई भी कॉपी होना दैट एग्जिस्ट इन रियलिटी और नॉट, दैट इज़ कॉल्ड सिमुलैक्रा, ठीक है। नेक्स्ट है, अब हमारे पास कॉन्सेप्ट्स है सिमुलेशन का। सिमुलेशन, अगर हम सिमुलेशन का मीनिंग देखें ना, सिमुलेशन क्या है, तो वन वर्ड और डेफिनेशन ऑफ सिमुलेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कॉपी ऑफ द रियल थिंग, या कोई भी एग्जिस्ट ना करती हो या एग्जिस्ट करती हो, वो कहते हैं द प्रोसेस जो होता है ना किसी भी चीज़ को कॉपी करने का, दैट इज़ कॉल्ड सिमुलेशन, ठीक है। बोल्डर ने इस बात को क्लेम किया था, द सिमुलेशन फोकस्ड ऑन द प्रोसेस, यानी वो प्रोसेस ऑफ इमिटेशन, एंड दिस सिमुलेशन बिकम्स मोर रियल दैन द रियलिटी, यानी जो भी प्रोसेस होता है किसी चीज़ को कॉपी करने का, दैट इज़ कॉल्ड सिमुलेशन। वो अब कहता है कि कल्चर इज़ नो लॉन्गर, जीन बॉड्रिलार्ड कहता है कल्चर इज़ नो लॉन्गर दैट इज़ ऑफ द रियल, नॉट ऑफ द ट्रूथ, द एज ऑफ सिमुलेशन थस बिगिन विद आ लिक्विडेशन ऑफ आल रेफरेंशियल्स, ठीक है, वर्ड्स बाय देयर आर्टिफिशियल रिजरक्शन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट कर लें। आर्टिफिशियल रिजरक्शन इन सिस्टम ऑफ साइन, वो कहता है कि जो अब हमारे पास कल्चर एग्जिस्ट करता है ना उसके अंदर कोई भी रियलिटी नहीं है, कोई भी ट्रूथ नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास आ चुकी है एज ऑफ सिमुलेशन, यानी हर चीज़ को कॉपी किया जा रहा है, कॉपी करने का प्रोसेस है। जो भी कोई पीपल या कोई भी किसी चीज़ को देखता है तो उसके प्रोसेस में लग जाता है, उसको कॉपी करने में लग जाता है, ठीक है। आर्टिफिशियल रिजरक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ की रिबर्थ होना, ठीक है। तो अब हमारे पास आर्टिफिशियल रिजरक्शन यानी किसी चीज़ को आर्टिफिशियली तौर पे देखा जा रहा है, रियल चीज़ को तो देखा ही नहीं जा रहा, ठीक है, ये बात करता है। फिर वो नेक्स्ट जीन बॉड्रिलार्ड कहता है, आर्ग्यू दैट इवेंचुअली इन कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स द पीपल कम्स इन लिव इन प्योर सिमुलेशंस, ठीक है। कहते हैं जो मेरा कॉन्टेम्प्रेरी टाइम है ना, यानी पोस्ट मॉडर्निज्म, लोग इसके अंदर प्योर सिमुलेशन के अंदर अब हम रह रहे हैं। हम चीज़ों को प्रोसेस कॉपी करने के प्रोसेस में लगे रहते हैं। फॉर एग्जांपल आप जिस भी फील्ड में देख लो, अब टेलीविज़न, फिल्म, थिएटर, रेडियो, या आज फैशन डिज़ाइनिंग हो गया, आर्ट हो गई, किसी भी फील्ड में देख लो, हर चीज़ के अंदर सिमुलेशन है। अगर आपने कोई एक ड्रेस को डिज़ाइन कर लिया है, उसकी ड्रेस की डेकोरेशन देखे उसकी थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज़ मार्केट में मौजूद हैं, ठीक है। अब वो कहता है कि जो हमारे पास अब वर्ड है ना वो प्योर सिमुलेशन बन चुकी है, ठीक है। तो ये हमारे पास था सिमुलेशन, जो जीन बॉड्रिलार्ड के अकॉर्डिंग हमने उसे डिफ़ाइन किया। अब जीन बॉड्रिलार्ड अपने वर्क जो सिमुलैक्रा एंड सिमुलेशन के अंदर 4 स्टेजेस ऑफ सिमुलेशन बताता है। इन स्टेजेस को अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं अपने वर्क्स के अंदर, अगर आप ना चाहें तो आप नहीं ऐड, यानी अगर ना चाहें तो रहने देना, ठीक है। इसके अंदर क्या है, हमारे पास 4 ऑर्डर की बात करता है, ठीक है। पहला जो ऑर्डर है ना वो कहता है इन फर्स्ट केस द इमेज इज़ गुड अपीयरेंस, यानी जो हमारे पास इमेज होती है ना किसी भी चीज़ की जो कॉपी होती है उसकी अपीयरेंस अच्छी होती है, और इसको वो नाम देता है सैक्रामेंटल ऑर्डर का। सैक्रामेंटल का डिक्शनरी मीनिंग होता है हेवनली, ठीक है, होली या मिस्टिंग, यानी किसी चीज़ का ट्रू होना। तो वो किसी कहते हैं कि जब भी किसी चीज़ की गुड अपीयरेंस होती है तो हमारे पास कहलाते हैं सैक्रामेंटल ऑर्डर। नेक्स्ट वो बात करते हैं अगर हमारे पास किसी चीज़ की इवल अपीयरेंस हो जाए तो वो ऑर्डर ऑफ मेलिफिसेंस कहलाती है, ठीक है। मेलिफिसेंस का मतलब होता है किसी भी चीज़ का या प्रोडक्शन ऑफ इवल, किसी भी चीज़ के इवल को प्रोड्यूस करना, ठीक है। नेक्स्ट वो ऑर्डर कहता है इन द थर्ड इट प्लेस एट बीइंग एन अपीयरेंस, सिर्फ अब हमारे पास अपीयरेंस आ गई है, कोई रियलिटी नहीं है, ठीक है, उसे वो कहते हैं ऑर्डर ऑफ सोर्सरी, ठीक है। सोर्सरी का जो डिक्शनरी मीनिंग होता है वो होता है यूज़ ऑफ ब्लैक मैजिक, यानी ब्लैक मैजिक का यूज़ करते हुए रियलिटी को ख़त्म कर देना, सिर्फ अपीयरेंस है अब हमारे पास, ठीक है। और जो लास्ट वन है वो हमारे पास ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस है, जिसके जो हमें सिमुलेशन की
सूरत में देखने को मिलती हैं। और एट सम एक्सटेंट कोई इसे हाइपर रियलिटी भी कहता है, यानी रियल चीज़ को मोर देन रियल करके दिखाना, कि उसकी रियलिटी एग्जिस्ट ही ना करें या ये फाइंड आउट करना हमारे लिए मुश्किल हो जाए कि रियल क्या है। ठीक है, अब अगर हम सम अप करें कि व्हाट इज़ सिम्युलैक्रा एंड व्हाट इज़ सिमुलेशन, तो जीन बोड्रियार्ड इसको इस तरीके से सम अप करता है। वो कहता है कि जो सिमुलेशन है ना, वो होता बेसिकली जो सिम्युलैक्रा होता है वो होता है कॉपीज, ठीक है, दैट रिप्रेजेंट एलिमेंट्स दैट नेवर एग्जिस्टेड और दैट नो लॉन्गर हैव देयर एक्विवेलेंट इन रियलिटी। ठीक है, या वो जो एग्जिस्ट नहीं करते, यानी फॉर एग्जांपल इसकी सिर्फ कॉपी है। ठीक है, जब भी किसी चीज़ की जब कॉपी करते हैं तो हमारे पास होता है सिम्युलैक्रा, और इसका कॉपी का जो प्रोसेस होता है वो होता है सिमुलेशन। ठीक है, और इसने इस चीज़ की डिस्कशन क्यों की थी, वाई ही गिव्स दिस आइडियाज़ ऑफ सिमुलैक्रा, सिमुलेशन एंड हाइपर रियलिटी। वो कहते हैं कि रिलेशनशिप दिखाने के लिए बिटवीन रियलिटी, सिंबल और सोसाइटी, कि जो हमारे पास सोसाइटी है, जो कल्चर है, वो एज अ फॉर्म ऑफ सिंबल और सिस्टम बन चुका है ना, उनके दरमियान रिलेशनशिप को उसने दिखाने के लिए हमें सिमुलैक्रा और सिमुलेशन की टर्म दी थी। ओके, तो अब हम बात करते हैं हाइपर रियलिटी की, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बाय बोड्रियार्ड। ठीक है, उसने ये कॉन्सेप्ट को 1981 के अंदर दिया था। अब हाइपर रियलिटी क्या होते हैं, सबसे पहले हम इसके टर्म का मीनिंग देखते हैं। हाइपर का मतलब होता है मोर देन, किसी चीज़ से ज़्यादा होना। ठीक है, हाइपर होना, किसी भी हम अक्सर ये कॉमन लैंग्वेज के में भी यूज़ करते हैं हाइपर का वर्ड, कि ज़्यादा हाइपर ना हो, या बाजू का तो जब कोई गुस्सा करता है तो हम उसको कह रहे हैं ज़्यादा हाइपर ना हो, यानी ज़्यादा ना हो ना किसी चीज़ को, मोर होना। ठीक है, और रियलिटी का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो मोर देन रियल हो। हाइपर रियलिटी का मतलब होता है मोर देन रियल। ठीक है, अब हम बात करते हैं हाइपर रियलिटी के कुछ कॉन्सेप्ट, यानी इसका जो कॉन्सेप्ट दिया था वो कहते हैं हाइपर रियलिटी क्रिएट्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन रियलिटी and the representation of reality in which copy becomes more real than the reality by exaggeration। यहाँ मैंने कुछ की वर्ड्स ऐड किए हैं जो आप अपने वर्क्स के अंदर ऐड कर सकते हैं। पहला कीवर्ड ये कि जो हाइपर रियलिटी होता है ना, हाइपर रियलिटी के अंदर जब वो कहता है कि जब भी कोई राइटर, या अब हमारे पास पोस्ट मॉडर्न वर्ड के अंदर जो रियल थिंग है ना, उसको हाइपर करके दिखाया जाता है, मोर देन रियल करके दिखाया जाता है, कि जो देखने वाला होता है या जो रीडर पढ़ने वाला होता है ना, उसके लिए ये फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रियलिटी, ठीक है, और या रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी के दरमियान क्या डिफरेंस है। ठीक है, एक रियलिटी एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी, इसका ये की पॉइंट है, और दूसरा बाय एग्जैजरेशन, यानी उसको एग्जैजरेट करके ही इतना बता दिया जाता है कि हमें ये डिस्टिंक्शन करना डिफ़िकल्ट हो जाता है कि क्या फ़र्क है रियल में और उसकी रिप्रेजेंटेशन में। फॉर एग्जांपल अगर आप मॉडर्न वर्ड, पोस्ट मॉडर्न के अंदर मीडिया को देख लें, तो मीडिया के अंदर जो ड्रामास परफॉर्म होते हैं, ड्रामे के अंदर जो एक्टर होते हैं उनकी लाइफ को देख लें, या उनके ड्रामे के अंदर की लाइफ को देख लें। ठीक है, या एक अगर मैं इजी वर्डिंग के अंदर देखूं तो आज कल मोबाइल हर एक के पास है। ठीक है, आप मोबाइल के अंदर जो स्नैपचैट की जो फ़िल्टर आया हुआ है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, हम अपनी पिक लेते हैं, और हमारी जो रियल पिक होती है ना, वो जो हम पिक लेते हैं वो मोर देन रियल बन जाती है। यानी हम ये कोई भी जब कोई पिक देखेगा उससे हमारी पिक बहुत अच्छी लगेगी। ठीक है, लेकिन जब वो रियलिटी को देखेगा तो इसे फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ये डिस्टिंक्शन करना मुश्किल होगा कि व्हाट इज़ रियलिटी एंड व्हाट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी, क्योंकि पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर जो मीडिया दिखाता है ना, वो ज़्यादा समझा जाता है, उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है, ये होता है हमारे पास हाइपर रियलिटी। अब हाइपर रियलिटी रिप्रेजेंटेशन बिकम्स मोर रियल दैन इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट एंड रियल दैट इज़ रियली फॉरेस्ट। ठीक है, जो हमारे पास मोर रियल बन जाती है। ठीक है, अब इसके अलावा जो हमारे पास बेसिक राइटर है ना, वो एक, जब पीटर बैरी ने इसको डिफ़ाइन किया अपने वर्क के अंदर, ठीक है, तो उसने इसको कहा द लॉस ऑफ द रियल। वो कहता है कि इसे द लॉस ऑफ द रियल का भी कहा जाता है, क्योंकि जो बोड्रियार्ड था ना, वो हम कह सकते हैं वो इतना कुता गया था ये मीडिया से कि उसने कहा कि मीडिया ही शेप कर रहा है अब हमें। ठीक है, मीडिया जो दिखाएगा वही होगा। अगर मीडिया ने किसी चीज़ को दिखाया है तो उसने रियल दिखाया है। जो मीडिया हमें हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूज़ की सूरत में, ड्रामा की सूरत में, टेलीविज़न में, थिएटर में, ठीक है, या हम कह सकते हैं मोबाइल फ़ोन में, जिस भी फॉर्म में, ठीक है, वो ही रियल है। और द लॉस ऑफ रियल, हमें इसके लिए टर्म क्यों यूज़ की जाती है? लॉस का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को लॉस कर देना, खो देना। और ये क्या करता है? ये बात करता है कि अब हमने अपनी रियलिटी को खो दिया है। ठीक है, हमारे कल्चर, हर चीज़ को हमने खो दिया है। ठीक है, इसलिए इसके साथ द लॉस ऑफ रियल एसोसिएट किया जाता है। ठीक है,
तो यहाँ मैंने एक ऐड की है पीटर बैरी के अकॉर्डिंग ही टर्म को। ओके, तो क्या है यहाँ ये टर्म, यानी वो उसके बारे में वो कहता है, इन contemporary life the pervasive influence of image from film, television and advertising has led to loss of distinction। किसकी तरफ ये हमें ले गई है, loss of distinction between real and imagined, reality and illusion, ठीक है, surface and depth, ठीक है। the result is a culture of hyper reality in which distinction between these are eroded, ठीक है, erode हो चुका है, destroy हो चुका है। वो कहते हैं कि अब जो हमारे पास रियल है ना, फिल्म, रेडियो, टेलीविज़न, एडवर्टाइजिंग, एड्स के थ्रू, यानी वो कहते हैं इसने हमें हमारी रियलिटी को बिल्कुल लॉस किया दिया है कि अब हमें ये भी हम डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते हैं कि हमारे पास इल्यूजन और रियलिटी, हमारी इमेजिनेशन या इन सब के दरमियान क्या फ़र्क है। हमारे कल्चर को हाइपर रियल कर दिया इसने, और जिसकी वजह से इन सब के दरमियान जो डिस्टिंक्शन है वो इरोड हो चुका है, ठीक है। तो ये तो थे आज के कॉन्सेप्ट्स। तो आज हमने बेसिकली बात की है जूलिया क्रिस्टीवा के बारे में, ठीक है, और जीन बॉडलार्ड के बारे में, इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझा। तो आई होप सो कि अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर हम रिव्यू के तौर पे बात करें तो सबसे पहले हमने जूलिया क्रिस्टीवा की टर्म को पढ़ा, ठीक है, इंटरटेक्सुअलिटी, ठीक है। फिर हमने बात की सिम्युलेक्रा की और सिमुलेशन की। सिम्युलेक्रा क्या होता है, जिसके अंदर जो कॉपी होती है रियल वर्ल्ड की, ठीक है, और सिम्युलेशन होता है उसका प्रोसेस होता है, और हाइपर रियल क्या होता है, जो मोर देन रियल होता है, ठीक है। तो ये तो था आज के कॉन्सेप्ट्स। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे सम अप करते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी अबाउट टुडेज़ वीडियो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेशन। तो नेक्स्ट वीडियो वी विल आई विल ट्राई माई बेस्ट कि हम ना इसको कवर कर लें, ठीक है। पोस्ट मॉडर्निज्म को नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आई होप सो कि अब आपको इसके सारे जो बेसिक अब तक मैंने कॉन्सेप्ट बताए वो सारे समझ आ गए होंगे, ठीक है। दुआ में खास याद रखिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।